उत्कर्ष जी, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीर मसला है और कैसे देखा जाए इसको? क्या आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा सरकार पर, सत्तारूढ़ दल पर? बैसाखियों के सहारे है ये सरकार, लेकिन उसके बावजूद जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, खासकर बिहार में चुनाव है, नीतीश बाबू को कितना ये बातें हजम होंगी ये भी देखना होगा। जरा आपकी टिप्पणी इस पे। तो आज की पूरे घटनाक्रम पे हमारे वरिष्ठ साथियों ने बहुत विस्तृत चर्चा कर ली। देखिए, जगदीप धनखड़ हो या ओम बिरला, मैं ओम बिरला को भी इससे अलग नहीं मानता। भले ही अविश्वास प्रस्ताव आया है राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में भी देर सवेर आएगा ही, क्योंकि अगर दोनों चेयर के मोडस ऑपरेंडी को देखें, कैसे वो काम करते हैं, लगभग सिमिलर होगा। कहीं थोड़ा ह्यूमिलिएट, जैसे जगदीप धनखड़ जब बोलते हैं तो वो थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग भी होता है, उनके शब्द भी वैसे होते हैं। ओम बिरला बिल्कुल अलग तरीके से उसी काम को करते हैं जो धनखड़ जी कर रहे हैं राज्यसभा में। सवाल यह है कि 72 साल में नौबत आई तो क्यों आई? एक दो वजह नहीं है, कम से कम 10 इंसिडेंसेस तो ऐसे दिखाई देते हैं जहां पर कि ऐसे शब्द प्रयोग किए। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो उन्होंने कहा मगरमच्छ के आंसू हैं ये। जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया था ओलंपिक्स से 2024 के, तो उन्होंने विपक्ष को खरी खोटी सुना दी कि आप क्या सोचते हैं कि आप ही के दिल में खून बहता है, बाकी किसी में नहीं है। जब सबसे बड़ा निलंबन एक साथ राज्यसभा में धनखड़ जी के वक्त में हुआ था, और वजह क्या थी? वजह यह थी कि विपक्ष मांग रहा था, गृह मंत्री का एक बयान चाहता था संसद की सुरक्षा के ऊपर, और उस पर बजाय वो गृह मंत्री जी को बुलाने के उन्होंने 46-47 सांसदों को ही निलंबित कर दिया। तो ये बहुत सारी चीजें थी। जया बच्चन के साथ जो उनका टकराव हुआ, जिस तरह से तू मैं हुई, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए, और जया रिएक्ट भी किया बच्चन जी। तो हाँ, तो वो सारे ये पूरी गतिविधि ये थी ना कि बहुत नॉन सीरियस तरीके से सदन चल रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष तकनीकी रूप से ये कहा जाता है कि जो राज्यसभा का सभापति है या लोकसभा का अध्यक्ष है, वो दलगत राजनीति से अलग हो गया उसी वक्त। लेकिन ईमानदारी से देखें तो क्या ऐसा लगता है कि हमारे दोनों सदनों के जो प्रमुख हैं वो पार्टी से अलग कर पाए अपने आप को? धनखड़ जी तो थोड़ा, मैंने कहा ना कि वो और एडवांस स्टेज पे चलते हैं, तो उन्होंने तो खुद को ही बता दिया कि मैं तो आरएसएस का, और आरएसएस देश की सर्वोत्तम थिंक टैंक है। तो जब आप ये चीजें कहने लगेंगे तो आपसे हम उम्मीद कैसे करें, या कोई भी उम्मीद कैसे करेगा कि आप डिबेट्स को या कार्यवाही को निष्पक्षता के साथ चलाएंगे? तो एक तो ये वजह है, बड़ी साफ वजह है, इसमें कहीं रिव्यू जी चाहे जो डिफेंड कर ले, लेकिन वजह तो बड़ी साफ है। दूसरी बात कि इस वोटिंग अगर होती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो वोटिंग होगी, सरकार ये फेस ही नहीं करना चाहती, और बीजेपी की सरकार, और खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार, देखिए फर्क डालना पड़ेगा। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी वाली सरकार की बीजेपी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अटल जी की सरकार गिर गई थी वोटिंग में, नरेंद्र मोदी किसी तरीके से सरकार छोड़ना नहीं चाहते। तो नैतिकता और राजनीतिक शुचिता की बात तो अब इस दौर में हो नहीं सकती। अब ऐसे हालात में अगर वोटिंग होती है, भाई पहली बात तो यह है कि अगर वोटिंग होती है तो उसके पहले डिबेट होगी। वो डिबेट ही तो ऐसी चीज है जिससे सरकार भाग रही है या उसी को तो रोक रही है। तो लेकिन अगर होने की नौबत आती है तो वाईएसआरपी तेलंगाना में और आंध्र में, और नीतीश कुमार बिहार में, ये दो लोग और चंद्रबाबू नायडू, तीनों के सामने धर्म संकट होगा। वो किस बहाने से एब्सेंट होंगे
या वो किस बहाने से सरकार के साथ जाएंगे, ये तो उनसे देश पूछेगा। और जो असली स्ट्रेटजी बिहाइंड दिस मूव है, मुझे लगता है कि संसद के भीतर चर्चा होगी, इसको लेके अब विपक्ष भी मुतमईन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। इसलिए इसको इस नोटिस के जरिए वो संसद से बाहर इस डिबेट को खड़ा कर रहा है। और वो एक स्ट्रेटजी है पॉलिटिकल, जब आप राजनीति के क्षेत्र में जब रशाकशी होती है तो जाहिर सी बात है कि जनता के सामने ही जाना है, और जनता के बीच में अगर ये चर्चा आ रही है, उसकी वजहें आ रही हैं और डिफेंस के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो अब सब कुछ तो पब्लिक के सामने है। तो अब बात वही है कि ये एक कैसे कन्वर्ट होता है पॉलिटिकल विन या पॉलिटिकल लॉस में, ये एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है इस मूव के पीछे, इस पहल के पीछे, वो बिल्कुल अभी तक कामयाब है। एक चर्चा हुई और उसमें बहुत सीधी बात है कि सदन में चर्चा कराना, देखिए बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहती है, वो चीजों को दूसरे तरीके से आप पर ढकेल देती है। इस सरकार में अगर आप 10-11 साल के कार्यकाल को देखें तो एक बड़ा ये स्ट्रेटजी है कि जो भी मसला होगा, अब अडानी के ऊपर बात होगी तो अडानी के ऊपर बात नहीं होगी, जॉर्ज सोरोस के ऊपर बात होगी। अगर सदन में चर्चा की किसी विषय पर चर्चा हो तो आपको एलिगेट कर दिया जाएगा कि आप मगरमच्छ के आंसू वो कर रहे हैं। मुद्दे के ऊपर कोई बात नहीं होती है, मणिपुर के ऊपर बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहा है देश मणिपुर के बारे में बात करने की। आखिर सदन किस लिए है? सदन सिर्फ कुछ चुनिंदा बिल पास कराने के लिए जो संख्या बल के आधार पर हो जाते हैं, या सदन सिर्फ भारत का सरकार का बजट पास कराने के लिए? बहुत सारे मुद्दे हैं ना, तो मुद्दों का सिलेक्शन कैसे होगा? वो अगर निष्पक्ष पीठ नहीं होगी तो उन मुद्दों के ऊपर बात नहीं होगी। कितने ऐसे बिल्स आए जिसके ऊपर डिबेट्स का टाइम ही नहीं दिया। पक्ष और विपक्ष दो चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है कि सदन एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों चर्चाओं को जगह मिलनी चाहिए। जगदीप धनखड़ हो या ओम बिरला, मैं दोनों को जोड़ के ही बात करूंगा कि ये दोनों लोगों ने ये इंश्योर किया है कि सरकार जिस मसले पर असहज है उसको सदन तक के पटल पर स्थान ना मिले, और यही सबसे बड़ा जुर्म है। देखिए, संविधान को बचाने की जो लड़ाई का जो इंडिया अलायंस ने नाम लिया, क्यों? जितने इंस्टीट्यूशन है, संविधान क्या है? किताब है। किताब बचाना इशू नहीं है। उसकी आत्मा कहां है? उसकी आत्मा विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है। उन स्ट्रक्चर पे भारत के चुनाव आयोग, और हर जगह तो संदेह के बादल है, हर जगह तो पिक्चर बहुत धुंधली दिख रही है, वो उतना साफ है नहीं। तो ये लड़ाई सिर्फ एक राज्यसभा के सभापति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई उस पूरी प्रवृत्ति के विरुद्ध है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई बढ़ेगी जैसे जैसे। बीजेपी डिफेंसिव कितना होगी ये उसकी फिलहाल की स्ट्रेटजी में नहीं, लेकिन उसके जो वो बैसाखियां जो दोनों हैं वो कितनी असहज होती हैं या उनका क्या रुख रवैया बनता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ बता रहे थे कि आगे क्या होगा। संविधान की चर्चा, संविधान पर चर्चा की डिमांड है और ये मांग पूरी करने का